जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और अपलोड कर दिया है, संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। यह पार्ट 3 है, क्योंकि संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। तो उनमें से कौन कौन से जो है अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं एक समराइज फॉर्म में यहाँ आपके पास लेके आ रहा हूँ। सेक्शन वाइज हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। भाग में संविधान की जो भाग है उसमें कितने कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक हमने देख लिया था। पार्ट 2 तक हमने देख लिया था कि भाग 5 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको हमने देख लिया था। भाग 5 से, चूँकि संविधान का सबसे बड़ा भाग होता है, तो उसमें जो 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद थे जो कि केंद्र सरकार से संबंधित था। उसमें हमने देखा था राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में देखा था। इसमें हम देखेंगे भाग 6 से देखेंगे। भाग 6 जो था आपको हम बता ही चुके हैं कि भाग 6 जो है राज्य सरकार से संबंधित थे, जिसमें जो है अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य सारे अनुच्छेद जो हैं वो राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए इनको भाग 6 में जगह दी गई है। तो देखिए, आइए इसमें से इन अनुच्छेदों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है और लोकसभा राज्यसभा होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल विधेयक तभी बनता है जब ये तीनों से पास होता है। तो राष्ट्रपति केंद्र में होता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और सारे जो है वास्तविक जो संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है केंद्र में। तो अगर हम राज्यपाल की बात करें तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। यह संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो है वास्तविक मुखिया होता है केंद्र में, और जो है राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया होता है राज्य में। तो हम राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 152, तो याद करने का तरीका देखिए, हमने वहाँ भाग 5 में 52 से 151 तक पढ़ा था हमने। तो 52 जो था राष्ट्रपति के पद का था, तो 52 जो है राष्ट्रपति का पद था, यहाँ वो केंद्र में था। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सिमिलर होते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। तो वहाँ अनुच्छेद 52 से शुरू हो रहा था, तो यहाँ 1 लगा दीजिए 152। तो देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल का। तो 152 में है राज्यपाल की परिभाषा है, राज्यपाल का कौन होगा क्या, ठीक है ना। तो राज्यपाल की परिभाषा दिया हुआ है। 153 में राज्यों के राज्यपाल, जो अलग जितने भी भारत चूँकि राज्यों का एक संघ है, तो जितने भी राज्य हैं उनके राज्यों में राज्यपाल होंगे, ठीक है ना। और ये 153 154 क्या बोलता है, वो जो राज्यपाल होंगे वो राज्यों के लिए, हर राज्यों में जो राज्यपाल का पद होगा उनका क्या कार्य होगा और क्या शक्ति होगा, वो 154 बताता है। 155 राज्यपाल की निर्वाचन की रीति, राज्यपाल कैसे चुने जाएंगे उसके बारे में बताता है। और 161 क्षमादान की शक्ति। आप याद रखिएगा, जब हम वहाँ पढ़े थे तो 61 जो अनुच्छेद था वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद था, लेकिन यहाँ 161 कह रहा है ये क्षमादान की शक्ति थी। वहाँ राष्ट्रपति की जब बात कर रहे थे तो अनुच्छेद 72 जो था वो क्षमादान की शक्ति को से संबंधित था, लेकिन यहाँ 161 जो है क्षमादान की शक्ति से संबंधित। तो यहाँ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के संबंध में जब बात करें तो 61 जो है महाभियोग लगाने का जो है कॉन्सेप्ट है, 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, जबकि 161 जो है राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति है, ठीक है ना। तो 155, तो ये राज्यपाल से संबंधित आपको अनुच्छेद हो गए। 152 राज्यपाल की परिभाषा, 53 राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 54 जो है उनके क्या कार्य और शक्ति होंगे, 55 उनका निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, और 161 उनके क्षमादान की शक्ति। तो ये हो गया राज्यपाल। इसके बाद आएंगे मंत्रिमंडल। तो राज्यपाल चूँकि केंद्र में जो है एक मंत्रिमंडल होता है और राज्य में भी मंत्रिमंडल होता है, जो जिस दल का नेता जो है बहुमत में आता है उस उस दल को जो है बहुमत केंद्र में जो है लोकसभा में अपना बहुमत दिखाना होता है, और राज्य में विधानसभा में अपना
दिखाना होता है। जो अपना बहुमत दिखा दे, मतलब निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिसके पास ज़्यादा होगी वही अपना सरकार बनाएगा। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल क्या होता है कि जो सरकार बनाएगा, जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिसके पास ज़्यादा होगी वो सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के क्रम में क्या होगा, एक मंत्रिमंडल बनेगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं देश के उनमें से ही सबको दिया जाता है। तो मंत्रिमंडल हो गया। तो चूँकि संविधान को, देश को चलाने के लिए जो है, संवैधानिक तरीके से देश को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। तो जो मंत्रिमंडल है वही अनुच्छेद 163 में आप वहाँ देखेंगे 63 जो अनुच्छेद था वो उपराष्ट्रपति से संबंधित था, यहाँ मंत्रिमंडल से संबंधित है। तो 163 जो है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। और 164 कहता है कि जो ये मंत्रिमंडल होगा उसका मुखिया जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ओके, तो यहाँ देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित अनुच्छेद 163 164 याद रखिए। जब केवल 63 64 था तो वो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित था। 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित था और 64 जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन जब यहाँ 163 164 की बात करेंगे तो 163 में मंत्रिमंडल की बात कही गई है, जो मंत्रिमंडल राज्यपाल की सहायता के लिए होगा। और 164 जो है मुखिया, जो इस मंत्रिमंडल का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है ना। 165 की बात करेंगे, ये महाधिवक्ता, जैसे हम वो महान्यायवादी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आप लोगों ने अगर ये वीडियो महान्यायवादी का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 को जाके देखिए। तो वहाँ हमने बताया था कि अनुच्छेद 73 में महान्यायवादी होता है। केंद्र में जो सरकार होती है, जब भी कोई विधेयक बनाती है तो जो महान्यायवादी होता है उसकी वो एक विधिक सलाहकार होता है, केंद्र सरकार का एक विधिक सलाहकार होता है कि जो बिल बना है वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं। तो वो एक विधिक सलाहकार है। तो जो केंद्र सरकार बिल जो लेके आती है वो लोकसभा में भी पास होता है, राज्यसभा में भी पास होता है। तो महान्यायवादी जो है लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो कि राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो राज्य सरकार के जो विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है। तो ये अनुच्छेद 165, यहाँ अनुच्छेद 76। ठीक है ना। इसके बाद हम संसद के बारे में देखे थे कि हमने आपको बताया था संसद का सरल पहला यानी 79 80 81, यानी 79 में स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा, ल मतलब लोकसभा। तो कहा गया कि 79 80 और 81 ये तीन जो अनुच्छेद थे वो संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित थे। 79 जो था वो संसद से, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा थे। तो ये चूंकि केंद्र में था, राज्य में क्या होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से होता है और विधान परिषद होता है वो राज्यों में कि कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं है। तो विधान परिषद जो है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है, और जैसे केंद्र में लोकसभा होता है वैसे ही राज्य में विधानसभा होता है। ठीक है ना। तो हम विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल की बात कर लें तो जैसे हम केंद्र में बोलते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य की बात करें तो वहाँ भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इस पर विधानमंडल, तो अनुच्छेद 168 की बात करें तो विधानमंडलों की व्यवस्था, राज्यों में जो विधानमंडल होंगे, विधानमंडल कंबाइंड रूप से विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, विधानमंडल। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था करेगा। उसके बाद 169 कहता है कि विधान परिषद का गठन और निषाद। हमने बोला कि जो विधान परिषद है राज्यों में, कुछ राज्यों में है कुछ राज्यों में नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि सभी राज्यों में होगा। तो जो राज्य चाहें तो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और जो राज्य चाहें तो विधान परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 169 है ये यही पद आता है कि राज्यों में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा, वो उसका गठन या विसाद, यानी उसका गठन कर सकते हैं या अगर है तो उसको हटा सकते हैं। तो विधान परिषद को गठित भी कर सकते हैं अनुच्छेद 169 के तहत और उसको हटा भी सकते हैं। विधान परिषद को कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।
आर्टिकल 179 विधानसभा से संबंधित है और आर्टिकल 171 विधान परिषद से संबंधित है, ठीक है ना, विधानसभा की संरचना से संबंधित है और 171 ये जो है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। तो देखिए राज्य विधानमंडल से ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 168 विधानमंडल की व्यवस्था, 169 ये याद रखिए। जैसे आप यहाँ 79 से शुरू हुआ था तो आपको 169, 170, 171, ठीक, इसको आप याद रखिए। तो क्या है 169 जो है विधान परिषद का गठन और विस्तार, यानी विधान परिषद किसी राज्य में गठित किया जा सकता है, अगर है तो उसको हटाया भी जा सकता है। और 170 जो है विधानसभा का संरचना और 171 विधानसभा की विधान परिषद की संरचना। तो ये संबंधित था राज्य विधानमंडल से। अब देखिए राज्यों में चूंकि हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, तो हम उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा देख लें। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 274 क्या करता है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। देखो क्या है कि जो भी कानूनी कार्यवाही की जाती है तो हर राज्यों में राज्यसभा होता है और लोअर कोर्ट्स भी होती हैं, व्यवहार न्यायालय भी होती है, सिविल कोर्ट्स भी होती हैं। तो सिविल कोर्ट्स, उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यों में क्या है उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो कहा गया है कि अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ये बताता है अनुच्छेद 214। 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन। जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है तो उसके लिए उच्च न्यायालय का गठन भी जरूरी होता है। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 216 के हिसाब के अनुसार जो है उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। और 231 क्या कहता है, 2 या 10 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, मतलब एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये 3 अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट, ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही हाई कोर्ट जो है अलग अलग राज्य, एक ही हाई कोर्ट कई राज्यों को देखता है। हम आपको एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन से हाई कोर्ट में किस राज्य की सुनवाई, किन किन राज्यों के सुनवाई की जाती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 214 का क्या कहता है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 कहता है कि गठन, उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। और 231 कहता है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी काम को देख सकता है, ठीक है ना। तो ये हाई कोर्ट से हो गया। अब हम भाग 7 की बात करें। भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक था, तो 231 तक का हमने देख लिया। अब भाग 7 हमने बोला था कि संविधान के भाग का जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें राज्यों का एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो कुछ पूरब के राज्य पश्चिम के साथ ग्रुपिंग किए गए थे, जो कि बहुत दूर दूर तक उनका सांस्कृतिक और भाषाई तौर पे और सांस्कृतिक रूप में कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा था। तो जो ग्रुपिंग था वो ऐसा था कि जो राज्यों का ग्रुपिंग था वो ऐसा था कि आपस में किसी भी तौर पे वो मैच नहीं हो रहे थे। कुछ राज्य मैच हो रहे थे, कुछ नहीं मैच हो रहे थे। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, भाग 7 में जो राज्यों का जो ग्रुपिंग का सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अब हम भाग 8, 9, 10 को छोड़ दिए, 11 को देख लेते हैं, क्योंकि 8, 9, 10 में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में हमने बोला था। भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक की राज्य स्तर पे भी शासन है और केंद्र स्तर पे शासन है। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार होती है और दोनों का समन्वयन से जो है ये दोनों का समन्वय ही संघात्मक रूप को जन्म देता है। तो कह रहे हैं कि जब केंद्र में केंद्र सरकार शासन करती है और राज्य में राज्य सरकार शासन करती है, तो उनके परस्पर संबंध का भी कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे आर्टिकल 249 बोलता है कि राज्यों की सूची पर केंद्र का कानून बना सकता है। हमने बोला था सूची 3 तरह के होते हैं। सूची जो है, एक तो होता है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो है केंद्र सूची, तो इसमें जो है पहले जो है 97 विषय थे और 100 हो गए हैं। राज्य सूची, पहले इसमें
66 थे अब 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची में जो पहले 47 थे अब 52 हो गए हैं। तो हम ये आपको पहले बता चुके हैं कि सूचियाँ होती हैं। सूची क्या होती है कि उनमें विषय रखेंगे कि किस पे राज्य सरकार काम करेगी और किन विषयों पे केंद्र सरकार काम करेगी, और समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिन पे दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि जब राज्य सरकार के विषय का राज्य सरकार से राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जो कि जिस पर लग रहा है केंद्र सरकार को ये बहुत ही अनिवार्य है, भारत के लिए, भारत के राज्यों के लिए बहुत अनिवार्य विषय है, इस पे नियम बनाना चाहिए, तो अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्य के विषयों पे केंद्र कानून बना सकती है। जबकि ये है सूची में जो विषय रह गए उस केंद्र सूची में केवल केंद्र नियम बनाएगी, राज्य सूची से संबंधित विषय पे राज्य नियम बनाएगी, और तो समवर्ती सूची है उससे संबंधित विषय पे दोनों अपना अलग अलग नियम बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें कितने विषय रखे थे ये हमने लिख दिया। केंद्र सूची में पहले 97 थे अब 100 हो गए हैं, राज्य में पहले 66 थे 61 हो गए हैं, और समवर्ती में पहले 47 थे अब 52 हो गए हैं। तो लेकिन अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस केंद्र को लग रहा है कि इस पे जो है राज्यों की भलाई है, तो उस पे केंद्र सरकार अनुच्छेद 249 के तहत कानून बना सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 262 क्या कहता है, नदी जल विवाद। यह क्या है, नदी जल विवाद, अगर राज्यों के बीच नदी जल विवाद होता है वो 262 के अनुच्छेद के तहत होता है, और नदी जल विवाद को सुलझाया केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा, उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही समझाया जाएगा। तो अनुच्छेद 252 नदी जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 263 जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद है जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद है जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद को संबंधित है और जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 266 ये संचित निधि से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 266 जो है संचित निधि से संबंधित है। संचित निधि से क्या है, जो टैक्स सरकार केंद्र या राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उसको जिस अकाउंट में रखा जाता है उसको संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि बोलते हैं, यानी जो राजस्व कलेक्ट करती है सरकार वो राजस्व संचित निधि में जाता है। तो वो अनुच्छेद 266। 267 क्या होता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर में एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आकस्मिक कोई अगर आता है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, बहुत नेचुरल कैलिमिटी आ गई, बहुत हैवी नेचुरल कैलिमिटी आ गई, तो उस कंडीशन में एक फंड जो है एक अकाउंट में रखा जाता है जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं, ड्रॉट फंड आकस्मिक निधि बोलते हैं। फिर अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी जो राजस्व का बंटवारा करता है, जो केंद्र सरकार जो राजस्व केंद्र सरकार कितना फंड अलॉट करेगी राज्यों को, उसका बंटवारा वित्त आयोग करता है। तो जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, कौन कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। अभी तक 3 सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाओं की कैटेगरी में आई, कोई सेवा अखिल भारतीय सेवा होगा, कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आएंगी वो अनुच्छेद 312 बताता है, जिसमें IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं, IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस को बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, और IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बोलते हैं। ये फॉरेन सर्विस को नहीं बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना, IFS। तो ये 3 जो सेवाएं हैं उनको हम अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं। और अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि लोक संघ सेवा आयोग होगा, UPSC के बारे में बताता है। तो ये देखिए संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3 में हमने देखा भाग 11 तक के सारे अनुच्छेद दे गया। अब एक और लास्ट वीडियो भाग 4 आएगा जिसमें जो है 395 तक के अनुच्छेदों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। भाग 6 में है राज्य सरकार से संबंधित, तो पहले राज्यपाल से संबंधित 4 अनुच्छेद ये 52 राज्यपाल की परिभाषा, 53 राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, 54 कार्य एवं शक्ति, 155 उनके क्या निर्वाचन का प्रोसेस होगा, 156 उनके क्षमादान की शक्ति, ठीक है ना। मंत्रिमंडल से रिलेटेड वहाँ केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ सीधे
राज्यपाल के नीचे कोई नहीं होता है, मंत्रिमंडल आ गया तो 163 के अंदर मंत्रिमंडल हो गया जो कि राज्यपाल की सहायता करेगा। 164 जो है इस मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री होगा और 165 महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार का जो है विधिक सलाहकार होगा। उसके बाद राज्यों का राज्य विधानमंडल की बात करें तो 168 के तहत विधानमंडल की व्यवस्था होगी। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आता है। 169 के अंदर विधान परिषद का गठन और विषाद, राज्यों में विधान परिषद अनिवार्य हो, किसी जो राज्य चाहे विधान परिषद को अपने राज्य में गठित कर सकता है, अगर है तो उसको हटा भी सकता है। तो विधान परिषद का गठन और विषाद 169 के तहत, 170 के तहत विधानसभा की संरचना और 171 के तहत विधान परिषद की संरचना। उच्च न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात करता है। 216 बोलता है कि उच्च न्यायालय का गठन, एक उच्च न्यायालय कई राज्यों को भी संभाल सकता है, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हम हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। वो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत होता है। और 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध में बताता है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य जो है अनुच्छेद 249 राज्यों की सूची, जो राज्य का अगर कोई विषय में कोई इंपॉर्टेंट है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर्राज्यीय परिषद जिसका मुखिया अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और 266 जो है संचित निधि, 266 है याद रखिए, 266 संचित निधि। उसके बाद 267 आकस्मिक निधि, 280 वित्त आयोग, यह करों का विभाजन करता है। राज्य और केंद्र में करों का विभाजन जो है वित्त आयोग करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है 5 वर्ष के लिए। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताते हैं, कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं की कैटेगरी में आएगी। और 315 लोक संघ सेवा आयोग के बारे में बताता है। तो ये संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 3 था, हमने यहाँ तक देख लिया 315 तक। अब 315 से आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता। ओके, मिलते हैं नए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।